ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज यू कैन कंक्लूड दैट मीडिया पोर्ट्रेयल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स डू व्हाट। इसका आंसर ए एप्पल है कि दे डिस्टॉर्ट रियलिटी इन ऑर्डर टू एंटरटेन। अगर आप पैराग्राफ 1 में जाएं तो आपको इसका आंसर मिलेगा कि जी आर इमेज ऑफ व्हाट गोज ऑन इज प्रॉब्ली शेप्ड बाय पॉपुलर मूवीज, टीवी शोज एंड बुक्स, यानी कि मीडिया। उसमें उन्होंने कुछ मूवीज के नाम बताए और फिर कहा कि दे पोर्ट्रे इट इन डिफरेंट वेज विद ग्रेटर और लेसर एम्फेसिस ऑन ग्लोरी एंड हीरोइक्स, यानी कि वो एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। What they have in common is that they portray the creation of hard news stories as almost the sole activity of a paper. और फिर ये कहता है, not only is this version of newspaper reality wrong, but for many newspapers, a substantial amount of what they publish doesn't even get created by that company. So in essence, what is happening here, that the media is distorting the reality, यानी जो reality है उसके बरक्स कोई उससे हट के कोई चीज बताते हैं। और वो क्यों बताते हैं? इन ऑर्डर टू एंटरटेन, यानी ग्लोरी दिखाते हैं, हेरोइक्स दिखाते हैं, इस तरह की चीजें। तो ए एप्पल जो है आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, विच स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज इज द ऑथर्स ओपिनियन। तो हमें फैक्ट वर्सेस ओपिनियन करना है। फैक्ट वो चीज होती है जो कि ट्रू होती है, इसमें इसमें कोई कोई शक नहीं होता, इट इज ट्रू। ओपिनियन किसी शख्स का होता है, इट मे और मे नॉट बी ट्रू, राइट। सो इट्स नॉट सर्टन के इट हैज टू बी ट्रू। तो इसमें से हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीजें फैक्ट्स हैं और कौन से ओपिनियन है। तो इनमें से 3 चीजें फैक्ट्स हैं। पहली जो फैक्ट है वो ये है कि मूवीज एंड टीवी प्रोग्राम्स पोर्ट्रे द क्रिएशन ऑफ हार्ड न्यूज एज न्यूज़पेपर्स सोल एक्टिविटी। तो ये एक फैक्ट है कि आप देखते हैं टीवी और मूवीज में कि दे वुड शो कि इट इज द सोल एक्टिविटी ऑफ द पेपर। तो इस तरह ही दिखाया जाता है, ये फैक्ट है, ये किसी का ओपिनियन नहीं है, दिस इज जस्ट हाउ इट इज। व्हाट एक्चुअली गोज ऑन डिफर्स बिटवीन डेलीज एंड वीकलीज, इसका बात यहाँ पे इसने की है कि जी डेलीज और वीकलीज में कुछ फर्क होता है कि डेलीज थोड़ा डिफरेंट तरह से ऑपरेट करते हैं, यानी जो डेली न्यूज़पेपर होता है और जो वीकली न्यूज़पेपर्स होते हैं जो कि हफ्ते में एक दफा आते हैं, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ तरह से ऑपरेट करते हैं। ये भी एक फैक्ट है, इसमें कोई किसी का ओपिनियन नहीं है। सी कहता है द न्यूज़पेपर्स पब्लिशर इज इन चार्ज ऑफ द इंटायर ऑपरेशन। ये भी जो है एक फैक्ट है। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि जी पब्लिशर, यहाँ पे अगर आप देखें जो पार्ट हाईलाइट कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स पब्लिशर इज इन चार्ज ऑफ द इंटायर कंपनीज ऑपरेशन। तो ये भी एक फैक्ट है कि जी पब्लिशर हेड होता है और वही इस कंपनी को चलाता है। लेकिन डी डॉग जो है वो ओपिनियन है। डी डॉग का ओपिनियन ऐसे है, वो कहता है आर इमेज ऑफ व्हाट गोज ऑन इन अ न्यूज़पेपर फर्म इज शेप्ड बाय पॉपुलर मूवीज, टीवी शोज एंड बुक्स। नाउ दिस इज व्हाट द ऑथर थिंक्स, दिस इज समथिंग दैट द ऑथर थिंक्स। हो सकता है आपकी इमेज इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, इट इज नॉट सर्ट, जरूरी नहीं है कि हर शख्स की जो इमेज है ऑफ अ न्यूज़पेपर कंपनी इट इज शेप्ड बाय पॉपुलर मूवीज। हो सकता है किसी की हो सकता है किसी की ना हो। ऑथर के व्यू में ये ट्रू है, बट इट मे और मे नॉट बी ट्रू। जैसे पब्लिशर इज इन चार्ज ऑफ द एंटायर ऑपरेशन, वो तो होगा, लेकिन आपकी इमेज मूवीज शेप कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, पब्लिशर ऑथर जो है ये अस्यूम कर रहा है कि दैट इज ट्रू, बट इट मे और मे नॉट बी ट्रू। सो दिस इज एन ओपिनियन और डी डॉग आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछता है, यू कैन टेल फ्रॉम द पैसेज दैट अ रेबेक इज अ काइंड ऑफ व्हाट। रेबेक के बारे में बात हो रही है। ऊपर अगर आप पैराग्राफ 1 में देखेंगे तो ये कहता है कि द म्यूजिक ऑफ रेबेक एंड वियोल, फिडल एंड बो, पाइप एंड टेबोर, टेबोर टेम्बरीन है। तो इससे पता चलता है कि ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। तो डी डॉग जो है आपका आंसर है। ये क्वेश्चन कहता है, हाउ कैन द ऑथर्स टोन इन द पैसेज बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। इसका आंसर डी डॉग है, केयरफुली न्यूट्रल। अगर आप ऊपर जाकर पैसेज पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें इसने ट्रूबडोर्स की बात की है, जो कि एक तरह के लोग थे जिन्होंने पॉपुलराइज किया कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्टली लव। उसमें उन्होंने म्यूजिक की बात की है, उसमें उन्होंने बात की है कि किस तरह से वो होता था, कोड्स ऑफ कर्टिसी, शिवलरी, जेंटलमैनली कॉन्डक्ट। और जो मिस्ट्रेस यानी कि जो औरत होती थी, दैट वाज द आइडियलाइज्ड फिगर, और मर्द उसको अटेन करने की कोशिश करता था। तो इसमें थ्रू आउट द पैसेज सिर्फ डिस्क्रिप्शन हुई है एक चीज की, एक फिनोमेनॉन की। तो ये न्यूट्रल सी टोन है इसमें। इसमें कहीं भी एंगर या एंग्री वर्ड्स नहीं हुए, कहीं भी उसने डिसअप्रूव नहीं किया, यानी कि कहीं क्रिटिसिज्म नहीं आया इसका, और कहीं भी सिंपैथेटिक या किसी 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 चीज के लिए उसने सिंपैथी शो नहीं किया। इसमें बेसिकली एक न्यूट्रल अंदाज में डिस्क्रिप्शन आई है। तो केयरफुली न्यूट्रल जो है आपकी टोन होगी। डी डॉग आपका आंसर है। ये क्वेश्चन पूछता है, आफ्टर रीडिंग द पैसेज यू कैन से दैट द आइडियल्स ऑफ कोर्टली लव आर इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट। अब इसमें जो चारों ऑप्शन है, इन चारों की बात पैसेज में हुई है, लेकिन हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाट विच ऑफ दीज हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द आइडियल्स ऑफ कोर्टली लव। तो इसका आंसर ए एप्पल है कि दे स्टिल इन्फ्लुएंस लिटरेचर एंड कल्चर टुडे। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है
फर्स्ट पैराग्राफ में, thus were born ideas of honor and courtship that in the centuries to come would permeate European literature and culture to such a degree that their influence is still with us today, कि आज भी वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। यही चीज उनकी इंपॉर्टेंस दिखाती है, क्योंकि आज भी उनकी इन्फ्लुएंस मौजूद है। बाकी जो चीजें हैं वो ये वर एट वेरियंस विद सोसाइटीज आइडियाज अबाउट मैरिज, यहाँ पे लिखा है ब्रेथ टेकिंग वेरियंस विद कंटेम्प्रेरी नोशंस ऑफ कोर्टशिप। तीसरा है seemed evil to many people who regarded these newfangled ideas as subversive and pernicious, ये भी लिखा है। वह based on variety of influences, ऊपर variety of influences की बात हुई है, लेकिन आप ये नोट करेंगे कि इनमें से कोई भी चीज उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताती। अगर कोई किसी चीज के खिलाफ है तो वो चीज इंपॉर्टेंट, वो उसकी इंपॉर्टेंस शो नहीं करती। या कोई चीज थोड़ी सी डिफरेंट है कंटेम्प्रेरी चीजों से तो वो उसकी इंपॉर्टेंस शो नहीं करती। उसकी इंपॉर्टेंस इस चीज से शो होती है कि आज भी उसको इन्फ्लुएंस हासिल है लिटरेचर और कल्चर पे, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ए एप्पल जो है आपका आंसर होगा। की क्वेश्चन आपसे पूछता है, हाउ आर द टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिलेटेड? द डे केयर सेंटर एंड द एलिमेंट्री स्कूल आर क्लोज, ये फर्स्ट पार्ट है। सो एंजी मस्ट स्टे होम फ्रॉम हर जॉब एट द ग्रोसरी स्टोर, ये सेकंड पार्ट है। तो इसका आंसर है ए एप्पल, कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि कॉज क्या है, यानी वजह क्या है, द डे केयर सेंटर एलिमेंट्री स्कूल आर क्लोज, ये क्योंकि ये दोनों चीजें बंद हैं तो अब उसके जो बच्चे हैं वो ना स्कूल जा रहे हैं ना डे केयर सेंटर जा रहे हैं, तो वो घर पर हैं। तो उसका इफेक्ट क्या बनता है कि एनजी मस्ट नाउ स्टे होम फ्रॉम अ जॉब एट द ग्रोसरी स्टोर, तो एनजी को अब घर रहना पड़ेगा और उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो एक कॉज और इफेक्ट है कि एक आपने वजह बताई और फिर उसका नतीजा बताया, तो ए एप्पल आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, इन दिस पैसेज एडवर्सिटी मीन्स व्हाट? एडवर्स का मतलब होता है बैड, एनीथिंग दैट इज बैड इज एडवर्स। और एडवर्सिटी का मतलब यूजुअली ये होता है मुश्किलात, डिफिकल्टीज, राइट? एडवर्सिटी इज डिफिकल्टी, एनीथिंग दैट इज हार्ड, एनीथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू मैनेज। तो इन दिस पैसेज वो पूछता है एडवर्सिटी मीन्स व्हाट। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में लिखा, हाउ डू पीपल मैनेज सच एडवर्सिटी एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंडिविजुअल एडवर्सिटीज। क्या किन चीजों की बात हुई है कि जी पावर वेंट आउट, हाउस इज अनबेरेबली कोल्ड, स्पेगेटी जो है वो फ्रोजन है, इफ आई कांट वर्क हाउ विल आई पे फॉर रेंट एंड कॉस्ट ऑफ डे केयर, पेरेंट्स हैव मनी प्रॉब्लम्स एंड एक्स हस्बैंड रेयरली मेक्स चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी मुश्किलात हैं जो कि झेलनी पड़ रही हैं, तो इनको एडवर्सिटी का नाम दिया गया है। और यहाँ पे जो आंसर है आपका डी डॉग है, यानी कि ट्रबल, यानी कि मुश्किलात। बाकी हंगर इज वन ऑफ देम, वेदर इज वन ऑफ देम, सिकनेस इज वन ऑफ देम, बट इन तीनों में जो है ये कंपोनेंट्स हैं उस एडवर्सिटी के, बट इनमें से कोई भी वो टोटल एडवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। टोटल एडवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रबल, फिर उसमें हंगर हो सकती है, वेदर हो सकता है, सिकनेस हो सकती है, एनीथिंग। तो ट्रबल आपका सही आंसर है और डी डॉग आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछता है, द पर्पस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पैसेज इज टू डू व्हाट? तो फिर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इन बैंगलोर मेन वेयर स्नो एंड आइस हैव पैरालाइज्ड द कम्युनिटी एंड जीज हेडेक गेट्स वर्स, 4-year-old daughter and son start bickering, daycare center वगैरह is closed, Angie must now stay home, she probably couldn't have gotten there anyways, buses have stopped running, latest storm में power went out, house is unbearably cold, a can of spaghetti Angie opens is nearly frozen, worry begins to creep in her head। तो ये सारी चीजें जो है एक सीन सेट कर रही हैं आपके सामने कि जी स्कूल अब क्लोज्ड है, बच्चे घर पर हैं, वो लड़ रहे हैं, एनजी को परेशानी हो रही है कि अब मैं जॉब काम कैसे करूंगी, और पावर नहीं है घर पे हीटिंग काम नहीं कर रही है, तो हाउस इज नाउ अनबेरेबली कोल्ड और बसेस काम नहीं कर रही। तो ये क्या है? दैट इज क्रिएटिंग अ सीन, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाई जा रही है, एक सेटिंग बनाई जा रही है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं उस स्टोरी में या उस पैसेज में जो कि बताई जा रही हैं। तो सी कैट यानी कि क्रिएटिंग अ सीन आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, यू कैन टेल फ्रॉम द पैसेज दैट हेल्थ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? तो यहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजी में पहले आते हैं। पहले इसने शुरू में जो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज था उसमें इसने वो सारी प्रॉब्लम्स बताई जो कि एनजी और उसकी फैमिली को फेस हो रही हैं। उसके बाद इसने जो है एडवर्सिटी का मेंशन किया और कहा कि इस एडवर्सिटी को लोग मैनेज कैसे करते हैं, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इंडिविजुअल। और फिर आगे जाके उसने कहा, साइकोलॉजिस्ट हु स्टडी क्वेश्चंस लाइक दीज हैव एस्टैब्लिश्ड अ स्पेशलिटी नोन एज हेल्थ साइकोलॉजी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट पीपल्स हेल्थ, यानी कि ऑप्शन बी, कि ये जितनी भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये स्ट्रेस वगैरह, इस सब से सेहत पे क्या असर पड़ता है, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इंडिविजुअल एज इट हैज बीन मेंशन्ड। सो ये हेल्थ साइकोलॉजी है और बी बॉय आपका आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में वो पूछता है व्हाट इज द टोन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, यानी कि जो पहला पैराग्राफ है उसमें जो ऑथर ने बयान किया, उस बयान करते हुए ऑथर की टोन क्या है। तो इसका आंसर ऑड है, यानी कि बहुत ज्यादा चौंक जाना किसी चीज से, बहुत ज्यादा अमेज हो जाना किसी चीज से। तो ऑड जो है वो आपका आंसर है। अगर आप वापस पैराग्राफ पे जाएं तो आपको नजर आएगा कि एक के बाद एक वो जो है वर्ड्स ऐसे यूज करता है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन बताते हैं। जैसे स्नो एंड आइस हैव पैरालाइज द कम्युनिटी, Angie's headache gets worse. 4 year old daughter, 6 year old son start bickering. Daycare वगैरह सब closed है. Angie must stay home. She probably couldn't have gotten anyways. Power is out. The room is unbearably cold. The spaghetti she opens is nearly frozen. Worry is creeping into her head. On top of everything, Angie is coming down with the flu. तो ये सारे एक के बाद एक मसाइल पेश किए जा रहे हैं। तो ऑथर की जो टोन है उसमें वो ऑड है, वो हैरान है देख के कि एक के बाद एक इतनी सारी मुश्किलात जो हैं वो इस फैमिली को फेस्ड है। बाकी कोल्ड होता है कि अगर आप किसी कोई अनफ्रेंडली सा एटीट्यूड हो। इसमें अनफ्रेंडली सिचुएशन तो है बट द ऑथर हिमसेल्फ इज नॉट अनफ्रेंडली, सो ये ऑथर की टोन नहीं होगी। अगेन ये डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन भी है बट द ऑथर्स टोन इज नॉट डिसअपॉइंटिंग। ऑथर डिसअपॉइंटेड नहीं है ये देख के। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव इज अनबायस्ड, दैट इज नॉट वेरी रेलिवेंट, दैट डज नॉट फिट वेरी वेल हियर। यहाँ पे ऑड होगा, द ऑथर इज अमेज्ड, द ऑथर इज सॉर्ट ऑफ टेकन अबैक बाय हाउ मच प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड। और ये जो वर्ड्स इसने यूज किए हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पैरालाइज द कम्युनिटी, या हेडेक गेट्स वर्स, द चिल्ड्रन स्टार्ट बिकरिंग अगेन, एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, यानी इस सब के ऊपर एंजी इज कमिंग डाउन विद द फ्लू। तो इससे यही पता चलता है कि द ऑथर इज सॉर्ट ऑफ अमेज्ड with how bad things are going with this for this family.